पिछली वीडियो में आपने जाना कि कैसे अंग्रेज़ों ने नेपाल को 5 ओर से घेर लिया था और नेपाल पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। सबसे पहले मेजर जनरल जिलेस्पी की सेना ने नेपाल की सरहद के अंदर प्रवेश किया। नाहन और देहरादून दोनों उस समय नेपाल के राज में थे। नाहन का राजा अमर सिंह थापा नेपाल दरबार का एक प्रसिद्ध सेनापति था और अमर सिंह थापा का भतीजा सेनापति बलभद्र सिंह केवल 600 आदमियों सहित देहरादून की रक्षा के लिए नियुक्त था। अंग्रेजी सेना के आने की खबर पाते ही बलभद्र सिंह ने बड़ी शीघ्रता के साथ देहरादून से करीब 3.5 मील दूर नाला पानी की सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर कलंगा नाम का एक छोटा सा दुर्ग खड़ा कर लिया। बलभद्र सिंह के आदमी अभी बड़ी बड़ी चट्टानों और जंगली लकड़ियों की सहायता से इस दुर्ग की 4 दीवारी तैयार कर ही रहे थे कि जिलेस्पी की सेना का अधिकांश भाग कर्नल मांबी के अधीन 24 अक्टूबर सन 1814 को देहरादून पहुंच गया। लिखा है कि खीरी के जमींदारों और बहादुर सिंह के बेटे राणा जीवन सिंह ने देहरादून पहुंचने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। जिलेस्पी स्वयं कुछ पीछे रह गया। हमें यह याद रखना चाहिए कि इसके 8 दिन बाद 1 नवंबर को हेस्टिंग्स ने नेपाल के साथ बाज़ाब्ता युद्ध का ऐलान किया था। फिर भी सेनापति बलभद्र सिंह ने इस अवसर पर अपने से 9 गुनी और कहीं अधिक सन्नद्ध सेना का अपने नाम मात्र के दुर्ग में जिस वीरता के साथ मुकाबला किया, वह वीरता संसार भर के इतिहास में सदा के लिए स्मरणीय रहेगी। कलंगा के दुर्ग के अंदर बलभद्र सिंह के पास केवल 300 सिपाही और 300 स्त्रियां तथा बच्चे थे। कर्नल मांबी को विश्वास था कि बलभद्र सिंह उस छोटे से अधकचरे दुर्ग के अंदर मुट्ठी भर आदमियों के सहारे अंग्रेजी सेना से मुकाबले का साहस नहीं करेगा। 24 अक्टूबर सन 1814 की रात को मांबी ने बलभद्र सिंह को लिख भेजा कि दुर्ग अंग्रेज़ों के हवाले कर दो। बलभद्र सिंह ने मांबी के दूत के सामने पत्र को पढ़कर फाड़ डाला और उसी दूत की ज़बानी अंग्रेज़ी सेना को तुरंत युद्ध के लिए आमंत्रित किया। 25 तारीख सन 1814 को सवेरे कर्नल मांबी अपनी सेना सहित नाला पानी की तलहटी में जा पहुंचा। दुर्ग के चारों ओर तोपें लगा दी गई। दुर्ग के भीतर से नेपाली बंदूकों की गोलियां बराबर अंग्रेज़ी तोपों का जवाब देती रही। मांबी ने जब देखा कि शत्रु को वश में करना इतना सरल नहीं है, तो उसने जनरल जिलेस्पी को खबर दी। जिलेस्पी उस समय सहारनपुर में था। 26 अक्टूबर को जिलेस्पी नाला पानी पहुंचा। जिलेस्पी को तैयारी में 3 दिन लगे। उसके बाद उसकी आज्ञा अनुसार चारों ओर से 4 अंग्रेज़ी पलटनों ने एक साथ दुर्ग पर हमला किया। एक ओर की पलटन कारपेंटर के, दूसरी ओर कप्तान फास्ट के, तीसरी ओर की मेजर केली के और चौथी ओर की कप्तान कैंपबेल के अधीन थी। एक 5वीं पलटन मेजर लडलो के अधीन खास ज़रूरत के समय के लिए पीछे रखी गई। चारों ओर से ज़ोरों के साथ कलंगा के दुर्ग पर गोलीबारी शुरू हुई। अंग्रेज़ी तोपों ने बलभद्र सिंह के 300 बहादुर सिपाहियों में से अनेक को मौत की नींद सुला दिया। फिर भी दुर्ग के भीतर से बंदूकों की गोलियां लगातार तोप के गोलों का जवाब देती रही। अंग्रेज़ी सेना में से जो योद्धा बार बार दुर्ग तक पहुंचने की कोशिश करते थे, उन्हें भीतर की गोलियां हर बार वहीं पर ख़त्म करती रही। कप्तान वंशी टार्ट लिखता है कि गोलियों की इस बौछार में अनेक बार साफ दिखाई दिया कि नेपाली स्त्रियां बेधड़क 4 दीवारी पर खड़ी होकर वहां से शत्रुओं के ऊपर पत्थर फेंक रही थी। यहाँ तक कि बाद में दीवार के खंडहरों में अनेक स्त्रियों की लाशें मिली। अंग्रेज़ी सेना ने अनेक बार दुर्ग की दीवार तक पहुँचने के प्रयत्न किए, किंतु सब निष्फल गए। इनमें अनेक अंग्रेज़ अफसरों और सिपाहियों की जानें गई। इन्हीं में से एक प्रयत्न में मेजर जनरल जिलेस्पी ने भी कलंगा की दीवार के नीचे अपने प्राण दिए। जिलेस्पी की मृत्यु वास्तव में अत्यंत करुणाजनक थी। उसका मुख्य कारण गोरे सिपाहियों की कायरता थी। इतिहास लेखक विल्सन लिखता है कि बार बार की हार से चिढ़कर जनरल जिलेस्पी स्वयं 3 कंपनी गोरे सिपाहियों के साथ लेकर दुर्ग के फाटक की ओर बढ़ा। दुर्ग के अंदर से गोलियों और पत्थरों की बौछार शुरू होते ही ये 300 गोरे सिपाही पीछे हट गए। जिलेस्पी अकेला ही आगे बढ़ा। उसने अपनी नंगी तलवार घुमाकर और ललकार कर अपने सिपाहियों को आगे बुलाना चाहा, किंतु व्यर्थ। इतने ही में एक गोली दुर्ग के फाटक से 30 गज पर जिलेस्पी की छाती में आकर लगी और जिलेस्पी वहीं पर ढेर हो गया। लिखा है कि कलंगा के फाटक के ठीक ऊपर गोरखों की एक तोप थी, जिसकी आग से होकर शत्रु को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी। गोरखों के पैने तीरों ने भी अंग्रेज़ी सेना के संहार में सहायता दी। इसके अतिरिक्त
विलियम्स साफ लिखता है कि गोरखे इस वीरता के साथ दुर्ग की रक्षा कर रहे थे कि अंग्रेजी सेना को दुर्ग की दीवार तक बढ़ने का साहस नहीं होता था। भारत के अंदर पर्याय हर ऐसे खतरे के अवसर पर अंग्रेज सिपाहियों ने हद दर्जे की कायरता का परिचय दिया था। भरतपुर के मुहासरे के समय उनके लज्जास्पद व्यवहार को मैं एक दूसरी वीडियो में बयान कर चुका हूँ। जिलेस्पी की मृत्यु के बाद थोड़ी देर के लिए सेना का नेतृत्व फिर कर्नल माम्बी के हाथों में आया। माम्बी ने मुहासरे को जारी रखने की अपेक्षा अब जल्दी से पीछे हट जाने में अधिक बुद्धिमत्ता समझी। पीछे हटकर उसने सहायता के लिए दिल्ली पत्र लिखा। 1 महीने में और अधिक फौज और तोपें दिल्ली से देहरादून पहुंची। 25 नवंबर सन 1814 को फिर एक बार अंग्रेजी सेना ने कलंगा के दुर्ग को विजय करने का प्रयत्न किया, किंतु इस बार भी उन्हें हार खाकर पीछे हटना पड़ा। मुहासरा जारी रहा और अंग्रेजी तोपें दिन रात दुर्ग के ऊपर गोलों की वर्षा करती रही। इस बीच दुर्ग के अंदर पानी खत्म हो गया। पानी वहां नीचे की पहाड़ियों के कुछ झरनों से आता था। ये झरने इस समय अंग्रेजी सेना के हाथों में थे और अंग्रेज़ों ने दुर्ग के अंदर पानी का जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। बलभद्र सिंह और उसके बचे हुए साथियों की हालत इस समय जख्मियों की चीखें और पानी की एक एक बूंद के लिए स्त्रियों और बच्चों की तड़पन और इस सब पर एक छोटा सा नाम मात्र का दुर्ग, जिसके चारों ओर की दीवारों में सुराख हो चुके थे और दुर्ग के बाहर असंख्य शत्रु के गोलों की शायद वे इतनी परवाह नहीं करते, किंतु पानी की कमी ने उन्हें लाचार कर दिया। 30 नवंबर को सवेरे जब अंग्रेजी तोपों से गोलाबारी बराबर जारी थी और उनके जवाब में गोरखा बंदूकों की गोलियां भी लगातार काम कर रही थी, एकाएक दुर्ग के अंदर की बंदूकें और कमानें चंद मिनट के लिए शांत हो गई। अचानक दुर्ग का लोहे का फाटक खुला। अंग्रेज समझे कि बलभद्र सिंह अब हमारी अधीनता स्वीकार करने वाला है, किंतु उन्हें धोखा हुआ। अब भी शत्रु की अधीनता स्वीकार करने का विचार वीर बलभद्र सिंह या उसके साथी गोरखों के मन में नहीं आया था। कलंगा के भीतर के करीब 600 प्राणियों में से केवल ये 70 उस समय तक जिंदा बचे थे, जिनमें स्त्रियां भी थीं। ये सब प्यास से बेताब थे। दुर्ग का फाटक खुलते ही ये 70 गोरखा स्त्री और पुरुष नंगी तलवारें हाथों में लिए, बंदूकें कंधों पर रखे, कमर में खुखरियां लटकाए, सिरों पर फौलादी चक्र लपेटे, वीर बलभद्र सिंह के नेतृत्व में शांति और शान के साथ फाटक के बाहर निकले। बलभद्र सिंह का शरीर सीधा, चेहरा हंसता हुआ और चाल एक सच्चे सिपाही की तरह नपी हुई थी। पेशतर इसके कि अंग्रेज अफसर यह समझ सकें कि क्या हो रहा है। बलभद्र सिंह अंग्रेजी सेना के बीच से रास्ता काटता हुआ अपने 70 साथियों सहित नाला पानी के झरनों पर पहुंचा। उन्होंने जी भरकर चश्मों का ताज़ा पानी पिया और फिर वहां से ललकार कर कहा, तुम दुर्ग विजय नहीं कर सके, किंतु अब मैं अपनी इच्छा से दुर्ग छोड़ता हूँ। इसके बाद शत्रु के देखते देखते एक क्षण भर के अंदर बलभद्र सिंह और उसके साथी पास की पहाड़ियों में गुम हो गए। जिस समय अंग्रेज दुर्ग के भीतर पहुँचे, वहाँ सिवाय मर्दों, औरतों और बच्चों की लाशों के और कुछ नहीं था। कप्तान बंसी टाट लिखता है कि इस दुर्ग के मुट्ठी भर संरक्षकों ने अंग्रेज़ों की पूरी एक डिवीज़न को 1 महीने से ऊपर तक रोके रखा। जनरल जिलेस्पी को मिलाकर अंग्रेज़ों के 31 अफसर और 718 सिपाही इस संग्राम में काम आए। अंग्रेज़ों ने कलंगा के दुर्ग पर कब्जा करते ही उसे ज़मीन से मिलाकर बराबर कर दिया। इस समय भी उस स्थान पर साल वृक्षों का एक घना जंगल है। R.C. विलियम्स इस घटना के संबंध में लिखता है कि कलंगा के दुर्ग की रक्षा का इस तरह अंत हुआ। यह रक्षा का काम वीर से वीर जाति के इतिहास को अलंकृत करने वाला था और इस वीरता के साथ उसका संपादन किया गया, जो पराय हमारी अपनी पराजयों की लज्जा को धोने के लिए काफ़ी था। देहरादून के जंगलों में रीचपाना नदी के किनारे अभी तक एक छोटा सा स्मारक बना हुआ है, जिस पर खुदा हुआ है, हमारे वीर शत्रु बलभद्र सिंह और वीर गोरखों की स्मृति में सम्मानो उपहार। वीर बलभद्र सिंह कलंगा से निकलकर अपने सिपाहियों सहित एक दूसरे नेपाली दुर्ग जौंतगढ़ की रक्षा के लिए पहुंच गया। जौंतगढ़ की रक्षा के लिए वीर बलभद्र सिंह ने क्या किया था, इसको जानने के लिए आप बने रहिए अगली वीडियो तक। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।